हम पहुंचे हैं जिला बस्ती और गांव है बानपुर और शख्स हैं मनीष मिश्रा। हरीश जी को जहां मेरी जरूरत है वहां मैं खड़ा हूं, जहां मुझे जरूरत होगी हरीश जी खड़े मिलेंगे। हाँ, अभी मैं हरीश जी को फोन करूंगा, कहां हो, चलो आइए हम दोनों लोग बैठ करके चाय पीते हैं, चाय पीते मिल जाएंगे आपको। एक विधायक हैं, इकलौते विधायक हैं अजय सिंह हरैया। हरीश जी से ज्यादा भाई हैं और बोलता हूँ। हाँ, गले मिलने वाला संबंध है, भाई है। जाके उसके लिए मार करना होगा मार करूंगा, किसी को उठा के पटकना होगा उठा के पटकूंगा, उठा पटक दूंगा उठा करके। अजय सिंह के लिए राजकिशोर जी को अपमानित किया, राजकिशोर जी का दम घुटा, उन्होंने ढूंढा कि कौन सा घर अच्छा है, तो देखिए यार सबसे अच्छा घर तो ये कमल का फूल वाला है। आ गए, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं प्यारी बस्ती मैं तुझे कुछ और भी दूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चुनावी शो धुरंधर और अपने एक नए किरदार की तलाश में जो बानपुर से लेकर दिल्ली के लुटियन जोन में अपना तहलका मचाए रखते हैं। और ऐसे में मुझे पता चला कि वो दिल्ली की गलियों से निकलकर, संसद भवन के आसपास के इलाकों से निकलकर अरे गांव की पगडंडियों में आए हैं। आइए आइए वीरेश भैया, क्या हाल चाल है? अरे वाह, अचानक। और क्या, मैंने कहा कि ये गांव बानपुर है जी। और यहाँ का अपना एक धुरंधर शख्स जो इस वक्त बस्ती के इलाकों में घूम रहा है, तो हमने कहा दिल्ली का वो कहानी, वो पार्लियामेंट, वो शास्त्री भवन, वो प्रेस क्लब, वो लुटियंस का इलाका, वो सारा जो पावर सेक्टर है, वहां से निकलकर इस मिट्टी से कैसे दिल्ली तक की यात्रा हुई। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस मिट्टी में ही जन्मा और इसी मिट्टी के लिए सब कुछ समर्पित है। मैं विद्यार्थी परिषद में था तो संघ का एक मंत्र है, तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं मातृभूमि मैं तुझे कुछ और भी दूं। उसी भाव से तन समर्पित मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं प्यारी बस्ती मैं तुझे कुछ और भी दूं। यह मेरी मातृभूमि है और राम जी ने कहा है कि जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी पवित्र है, स्वर्ग से भी सुंदर है, स्वर्ग से भी अच्छी है। मेरे लिए ये मेरी जन्मभूमि स्वर्ग है। इस जन्मभूमि की सेवा करने के लिए मैं इंद्रप्रस्थ को छोड़ करके आया हूं। इंद्रप्रस्थ जिसकी चाहत सबको है और इंद्रप्रस्थ की कुर्सी के लिए कितनी लड़ाइयां, कितनी जंग, और उस जंग के जो बड़े बड़े किरदार है मनीष मिश्रा, इनके आंसुओं को पूछने, इनके दुख दर्द को देखने गांव में आ गए। एसी की हवा छोड़कर एयर कंडीशन, वो 5 स्टार 7 स्टार, वो सब कुछ लाओ लश्कर मैंने तो देखा है। और आज ये घास देखो भैया, इसी में इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं वीरेश भैया, धरती की सारी लग्जरी, सारी चमक धमक, सब कुछ आप देख लेने के बाद आपको सबसे प्यारी अनुभूति आपके मातृभूमि की होगी। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। आप तो जानते ही हैं काम के लिए बहुत घूमता हूँ, तो जब 5-7 दिन बाहर ही रहता हूँ, तो जब एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो मैं अपने कुक को फोन करता हूँ। दाल चावल और चोखा बनाना, उसको खाने का जो आनंद आता है वह आनंद कहीं पर नहीं है। डीबीसी दाल भात चोखा। हाँ। उसी तरह आप दुनिया में कहीं चले जाइए, कितनी ऊंचाइयों पर चले जाइए, कितनी ही ऐशो आराम की जिंदगी जिए, अगर अपने मातृभूमि के लिए आप कुछ नहीं कर पाए और यदि आप अपने मातृभूमि के प्रति समर्पित नहीं हैं, तो वीरेश भैया आप किसी के लिए समर्पित नहीं हैं। जो सुख है वो अपनों के बीच में है। जो सुख की जो अगर आपके जीवन में कुछ दुख भी है तो आपको ऊर्जा, आपको पावर भी अपने के बीच में ही मिलती है। और ये अपने इन्होंने मुझे नंगा भी देखा होगा, इन्होंने मुझे, वो हमारे यहाँ एक वो कहावत थी, हम लोग तो, मैं तो मेरा बचपन सब इसी गांव में बीता है, तो लड़िया बोलते थे शायद, वो जो लड़िया होता था, वो लड़िया से यहाँ
चलना सीखा हूँ, पहले कदम दूसरी कदम। तो लकड़ी वाली जो ऐसे होती थी, जिसको ऐसे ऐसे बच्चे चलाते थे। तो ये वो जो सुख है, वो जो आनंद है, वो जो चीजें हैं, वो आपको आपके इसी मातृभूमि में मिल सकती हैं। आप दुनिया में किसी भी कोने में जाएं, कितनी बड़ी व्यवस्थाओं के बीच में रहें, वह संभव नहीं है। आप जैसे कहावत है कि आप बढ़िया बेड खरीद लोगे, नींद कहां से लाओगे? आप बढ़िया सारी व्यवस्थाएं कर लोगे, परंतु आप ये सुख कहां से पाओगे? वो सुख सिर्फ मातृभूमि है। और मेरा सब कुछ जो है वो बस्ती को समर्पित है। बस्ती को समर्पित है, मातृभूमि है। और ये नंगे पांव जमीन पर कांटे नहीं गड़ रहे हैं। कांटे नहीं, वीरेश भैया, ये जो है ये मुझे अपनी औकात का एहसास दिलाता है। हाय 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 हाय। कि मैं कहाँ, इस जगह जब पैदा हुआ था तब तो नंगे पांव ही आया था, नंगे वस्त्र शरीर ही आया था। जो कुछ मिला इस बस्ती के कारण मिला, इस बानपुर के कारण मिला। अगर मेरा यहाँ जन्म नहीं हुआ होता, यहाँ का अन्न जल वायु नहीं मिला होता, यहाँ का जो आत्मविश्वास है, ये इस मिट्टी की क्या पोषण ही तो था जो लुटियंस में जलवा है। अगर लुटियंस का जलवा है तो बस्ती और बानपुर के कारण है, नहीं तो नहीं होता। यहाँ की पोषण शक्ति के कारण है। हाँ, यहाँ भी है, लेकिन ऐसा थोड़े ये भी जलवा देखे। अरे ये सब जलवा मेरा नहीं है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। लैंड क्रूजर लगातार 2-2 ठो 3-3 ठो, पूरा ये देखिए, पूरा लाव लश्कर। वीरेश भैया जो है ना, जीवन में पैसा नहीं कमाना, जीवन में रिश्ते कमाना। अच्छा। मैंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ रिश्ते कमाए। ये तो देखा मैंने। और कोरोना काल के समय आपको मैं एक बात बता दूं, दुनिया कोरोना काल के बाद जागी, लेकिन कोरोना काल में सबसे बड़ा बैंक बैलेंस लुटियंस में मेरा था, ऐसा मैं मानता हूं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेताओं को छोड़ दिया जाए तो एक कॉमन व्यक्ति के रूप में मेरा बैंक बैलेंस सबसे अच्छा था। मेरे रिश्ते हर जगह थे। मैंने कोरोना काल में जिन जिन लोगों का चाहा, जो चाहा, भगवान ने मुझसे मदद कराया। मुझे इस बस्ती की धरती ने जो आशीर्वाद दिया था, इस बानपुर की धरती ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था, उसका परिणाम स्वरूप हुआ जो मुझे यहाँ संस्कार मिले, उसके कारण मैंने रिश्ते रूपी बैंक बैलेंस बहुत बना लिया। अच्छा मनीष भाई, ये पुराना आपका घर होगा, इसको तोड़ के आपने बनवाया होगा? जी है? जी, बनवाया है। बनवाया है। किसी ने कहा होगा कहाँ बनवा रहे हो? है? कहा था। हाँ। जो लोगों ने कहा था कि अरे मेरा सड़क पर भी मकान है। अभी चलेंगे तो मैं दिखाऊंगा। मेरा सड़क पे भी मकान है। मेरा उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां भी मेरे पास जमीन है। वहां पे ही बना सकता था मैं। परंतु मैंने कहा जहां मेरे दादी बाबा रहे, जहां मेरे मूल लोग रहे, मैं वहीं घर बनाऊंगा, वहीं रहूंगा। अच्छा। हाँ, तो ये वो घर है जहां मेरी दादी ब्याह के आई। ओहो। और मेरा और मेरी दादी का कनेक्शन बहुत मजबूत। आज मैं जो कुछ भी हूं, उसमें एक अदृश्य शक्ति मेरे साथ हमेशा चलती है, वो मेरी दादी है। और गांव के भी लोग जानते हैं कि मैं जब पैदा हुआ, मेरी दादी तब से लेकर के उनके अंतिम सांस तक उनका एक जो पोते के प्रति प्यार होता है ना, वो अटूट था। मेरे बाबा अपने आखिरी क्षण तक, मेरे बाबा सुबह 3 बजे उठ जाते थे और उनके जीवन में सिर्फ सीताराम थे, सिर्फ सीताराम थे। उनकी भक्ति का परिणाम है। मेरी दादी बाबा के दिए हुए संस्कारों का, मेरे माता पिता के दिए हुए संस्कारों का परिणाम है कि ये बानपुर जैसे गांव में पैदा हुआ, यहाँ की प्राइमरी में कक्षा 5 तक पढ़ने वाला। अच्छा, कक्षा 5 तक मैं यहाँ पढ़ा हूँ। यहाँ के प्राइमरी स्कूल में, वहाँ पढ़ने वाला। मेरे साथ यहाँ एक होगा मेरा एक दोस्त भी जो मेरे साथ पढ़ा था। कहाँ है ये जो है मेरे साथ कक्षा 5 तक पढ़े हैं। और जो है मैं जब भी बानपुर आता हूँ तो अपने इन सब साथियों को ढूंढता हूँ, कहाँ भाई कौन कौन कहाँ है। अभी मैं बस बम्बई गया था तो मेरा बम्बई में मेरे साथ पढ़ा हुआ प्रदीप जायसवाल वो मुझसे मिलने आया। तो मैं अपनी माटी से जुड़ाव कभी नहीं खत्म किया। इसी माटी, मेरा तो जीवन का अंतिम लक्ष्य भी है
कि अपने जीवन का कण कण इस बस्ती को दे दूं, इस बानपुर के विकास के लिए दे सकूं, तो मैं जिस लायक हूं हर बानपुर वाले के लिए मैं खड़ा रहता हूं। मैं हर बानपुर वाले का कष्ट मेरा कष्ट है। आप ये पूरा बानपुर जानता है कि मनीष मिश्रा हैं तो उन्हें थोड़ा भी अपने जीवन में किसी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतनी महिलाएं कहां से आ गई? चाची, फूफा, पापी? अरे ये तो अभी इनको बस गाड़ी देख करके पता चला होगा कि भैया आया है। हाँ। अगर गांव में पता चल जाए कि मैं आया हुआ हूं, हाँ। आप कुछ मत कीजिए। हाँ। एक परीक्षण कर लीजिए। हाँ। अभी 3 घंटे हम यहाँ बैठ जाते हैं। हाँ। आपको वीरेश भैया हाँ। इस पूरे मकान में सरसों रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये प्रेम मैंने कमाया है, यही मेरा बैंक बैलेंस है, यही लोग मेरे बैंक बैलेंस है। इनका आशीर्वाद ही मुझे मैं जहां जाना चाहता हूं वहां पहुंचा रहा है। यार ये बताओ मनीष भैया, हाँ। आज तो आदमी को 4 लोग नहीं मिलते कंधा लगाने को, और आप कह रहे हो कि तिल रखने की जगह नहीं, और गाड़ी आई और ये इतनों आ गए, तो आखिर को कैसे आ गए? प्रेम। तो प्रेम कहा? कैसा प्रेम कैसा? दादी का प्रेम, दादा का प्रेम कैसा? ये माँ है। हाँ। ये दादी जैसी है। ये मेरी दादी जैसी है, मेरी दादी की उम्र की है। इनको पूछो कैसा प्रेम है मेरे साथ, आप पूछिए, ये बताएंगी प्रेम क्या होता है। और यहाँ कोई बैठा हुआ व्यक्ति, ये कोलगढ़ा, इधर आओ कोलगढ़ा। और नाम इनका है? हाँ, इनका नाम कोलगढ़ा है। इनका नाम कोलगढ़ा क्यों है? हाँ। ये जो है इनका जो मूल गांव है जहाँ ये पैदा हुई, ब्याह इनका बानपुर में हुआ, तो इनका मूल गांव है कोल्हू गाड़ा। तो हमारे यहाँ एक पद्धति है, काहो लमतिया वाली। जैसे मेरी माँ का जन्म लमतिया में हुआ, शादी बानपुर में हुआ, तो ये एक प्रवृत्ति है लमतिया वाली कि लमतिया से आई हुई हैं। ऐसे ये कोल्हू गाड़ा से आई हुई हमारी कोल्हू गाड़ा वाली कोलगढ़िया। कोल्हू गाड़ा से आई तो कोलगढ़िया हो गई। और मैं आपको बताता हूँ मेहनत की पराकाष्ठा। मैंने मेहनत करना कहाँ से सीखा? एक कोलगढ़िया, उम्र कितना हो गया तुम्हारा? 60 साल। ये 70 साल की हैं। अपना कम, महिलाएं वैसे भी कम बताती हैं। तो ये 70 साल की हैं। ये आज भी लुगा बोलते हैं हमारे यहाँ, साड़ी को लुगा साफ करे धोएलू नवीन ना, अभी भी लोग यानी कपड़े धोती हैं, इस उम्र में धोती हैं। खेत में जाके काम करती हैं। इनके घुटने में दिक्कत है, इनको चलने में दिक्कत है, लेकिन मेहनत की पराकाष्ठा करने वाला ये गांव। और पूछो क्यों आई, तुमको किसने बुलाया? किसने बुलाया तुमको? कैसे पता चला कि मैं आया हूं? हाँ, भैया आए हैं, चली आई। अच्छा। हाँ, मतलब गांव में ये प्रेम भाव है। पूजा छोड़कर आई हूं। ये प्रेम भाव इसलिए है क्योंकि मैं जाति पाति से ऊपर उठकर काम करता हूं। यहां पूछिए, कोई महिला कह दे कि जिसके चरणों में मैंने अपना माथा नहीं रखा है। सबके चरणों में अपना माथा रखता हूं। मेरे लिए मैं तो विवेकानंद को मानने वाला व्यक्ति। तो विवेकानंद जी ने कहा दरिद्र देवो भव। तो ये दरिद्र देवो भव, यही मेरे देवता हैं। और उनकी एक पंक्ति बहुत फेमस है वीरेश भैया, मैं उस ईश्वर का पूजा करता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। मैं बानपुर से लेकर के बस्ती से लेकर दिल्ली तक मैं उस प्रभु की सेवा करता हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। इसलिए ये कमाई है मेरी, ये मेरे ईश्वर का आशीर्वाद है, ये मेरे प्रति ईश्वर का दिया हुआ प्रेम भाव है। इस बानपुर से आप जब दिल्ली गए, विद्यार्थी परिषद, संघ, आरएसएस, ये पूरा जो आपके ऊपर इम्पैक्ट हुआ, वो कैसे, यात्रा क्या रही? मैं कक्षा 5 तक भैया यहाँ पढ़ा बानपुर, और कक्षा 5 के बाद मैं हैदराबाद चले गया। मेरे पिताजी हैदराबाद में रहते थे। बोलने आता है तेलुगु मत्तम अच्छुंडी, मत्तम अन्नम तिन्नावा। इवन अभी मैं आपके सामने एक अपने तेलुगु दोस्त को फोन करूंगा और वो मुझसे सिर्फ तेलुगु में ही बात करेगा। तो और मुझे थोड़ा सा भाषा सीखने का बड़ा शौक है। मैं कम से कम 7-8 भाषाएं जानता हूं। तेलुगु का कोई गाना जो पसंद है क्या? हाँ। कौन सा? ना चिलके नुए कावाली, अनुराग आला नुए रावाली। मतलब मुझे तो तुम ही चाहिए
और मेरे अनुराग में भी तुम्ही चाहिए, ना चिलके नुए कावाली, अनुराग आला रुए नुए रावाली। हाँ। तो ऐसे तो बहुत सारे गीत इन हैं। लोगों से अगर तेलुगु में बात करना हो तो कैसे बोलेंगे? तेलुगु में अब जैसे हम इनसे पूछेंगे क्या हाल चाल है, तेलुगु में पूछा जाएगा, हाँ। ए मंचू नवा, हाँ। क्या अच्छे से हो, हाँ। ए अन्नम तिन्नावा, क्या खाना खाया। हाँ। तो ये तेलुगु। उसी प्रकार से मेरा गुजराती में गुजराती केम छो, क्या छो, हम्म। सू छे, सारू छू। हम्म। हाँ? हम्म। सो इंटरनेशनल आदमी हो गए। अरे गुजराती जब पकड़ ले लोगे तो का छूटो। अरे वीरेश भैया, तो नहीं, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ हाँ। उस स्कूल का नाम था श्री गुजराती विद्या मंदिर हाई स्कूल। अच्छा जी। तो मुझे क्या है, हाँ। जब मैं, और हाँ। वीरेश भैया आप देश के शायद पहले व्यक्ति होंगे जो मेरे संघर्ष को सुनेंगे। मैं जब बानपुर से हैदराबाद गया, तो जब मैं बानपुर से हैदराबाद गया तो मेरा एडमिशन मेरे पिताजी ने स्कूल में करा दिया। अब वो स्कूल की हालत ये कि इंग्लिश मीडियम, और वहां के जो क्लासमेट्स थे मेरे, वो तीन ही भाषा बोलते थे, हिंदी, गुजराती, मारवाड़ी, एक दो तेलुगु, और मैं शुद्ध अवधी बोलने वाला। काहो मर्दे सामी, कुछ खैला पियला कि नहीं? हाँ। अरे बड़ा मना करत भाई, आज जरा भूजा खाए। हाँ। अब आप ये सोचिए, जिसको शुद्ध हिंदी भी नहीं बोलने आता था, वो उस क्लास में गया होगा तो उसको कितनी कष्टों का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन इस मिट्टी में वो ताकत थी कि आपका भाई 6 महीने सब सीखा समझा, और 7वें महीने उस क्लास का क्लास मॉनिटर बन गया। और एक बार जो क्लास मॉनिटर बना, क्लास 10th तक फिर कोई और क्लास मॉनिटर नहीं बना। ये आपका भाई ही क्लास मॉनिटर रहा। ये है बानपुर और बस्ती की धरती। और क्लास 6वीं 7वीं तक जाने के क्लास के जो मजबूत 5 बच्चे थे, उनमें एक पढ़ने में, फिर वहां से पढ़ाई करते करते दिल्ली पहुंचा ग्रेजुएशन करने के लिए। फिर दिल्ली का संघर्ष, दिल्ली में मैंने जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया। अच्छा, संघ का मेरा संपर्क कक्षा 7 में जब मैं था, तभी से हैदराबाद से मेरा संबंध है। 7 से? कक्षा 7 से। मैं बाल सेवक सेवक हूँ जी। 7th क्लास में था, तब जो है मेरे घर के पास एक शाखा लगती थी, उस शाखा में जाना शुरू हुआ। और कहते हैं ना कि एक बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम जी थे, दिल्ली के 3 बार सांसद थे, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और जो यहाँ बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसके दूसरे नंबर के वो एक्यूज्ड थे। वो कहते थे कि ये बीमारी एक बार लग जाए तो जिंदगी भर खत्म नहीं होती। कौन सी बीमारी? जो संघ की शिक्षा वाली बीमारी है। हाँ। जो संघ की राष्ट्रवाद वाली विचारधारा की बीमारी है। वह बीमारी ऐसी बीमारी है कि वह बीमारी ही सभी बीमारियों की इलाज है। राष्ट्र के लाखों समस्याओं का समाधान सिर्फ एक है, वो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा क्या? व्यक्ति निर्माण। आप ये देख रहे होंगे कि मैं दिल्ली गया, हैदराबाद में पढ़ा, दिल्ली आके पढ़ा, वापस मैं अपने मूल पे आ गया, और मेरा मूल के प्रति जो भाव और समर्पण में कोई बदलाव नहीं है। जो अपनी इस मातृभूमि के प्रति प्रेम है, वह मातृभूमि के प्रति प्रेम इसलिए है क्योंकि मैं संघ का स्वयं सेवक हूं। संघ ने मुझे मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में संघ ने बड़ी भूमिका निभाई है। जिस प्रकार से मेरे दादा बाबा ने मुझे संस्कार दिए, जिस प्रकार से मेरे माँ पिता ने संस्कार दिए। आप जुड़े, जब वहां यूनिवर्सिटी में पहुंचे, क्या हुआ फिर? जब यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो यूनिवर्सिटी में भी बड़ी लड़ाई थी। यूनिवर्सिटी में लड़ाई थी साहब, जो है आप तो जानते ही हैं, आउटसाइडर इनसाइडर। तो जो भी उत्तर भारत का व्यक्ति है
वहाँ एक चलता है कि ये जाट गुजर पूर्वांचली, तो हम तो पूर्वांचली थे और उस समय पूर्वांचलियों पर थोड़ा सा कमजोर स्थिति थी। लेकिन आपके भाई के टाइम से ही पूर्वांचल इतना मजबूत हो गया कि अब आज के दिन में आप देखेंगे कि पूर्वांचल के लड़कों के बिना दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतना मुश्किल है। उसके बाद कितने पूर्वांचल के लड़के दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़े, कोई अध्यक्ष बना, कोई उपाध्यक्ष बना, कोई सचिव बना। और एक और मैं आपको बताता हूं विद्यार्थी परिषद ने मुझे क्या सिखाया। मैं जब परिषद में था तो परिषद का एक गीत था वीरेश भैया, वो गीत था, माँ की पूजा करते करते मस्ती का मद छाने लगता, कण कण गाता है गान मचल, मेरा मन भी गाने लगता। भूखे नंगे अज्ञानी हैं, भूखे नंगे अज्ञानी हैं, जब तक अगणित बांधव मेरे, माँ मैं कैसे सुख उपभोग करूं, चुभते मन में कंटक मेरे। इसका भी कारण है कि मैं अपने जो मुझसे थोड़ा कमजोर वर्ग का व्यक्ति है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको अपने बराबर खड़ा करने के लिए जो संभव है वो करना। तो दिल्ली विश्वविद्यालय कोई ऐसी घटना जब युद्ध हुआ भाई, वहां तो युद्ध करना पड़ता था ना स्टूडेंट। आपको मैं 2 घटनाएं बता सकता हूँ। हाँ। एक घटना मैं बताता हूँ। हाँ। नुपुर को तो जानते होंगे। हाँ। नुपुर शर्मा को। नुपुर का 2008 का नुपुर शर्मा। हाँ जी। नुपुर शर्मा का 2008 का चुनाव था साहब। और उस चुनाव के दौरान नुपुर डूसू बन गई थी, अध्यक्ष बन गई थी। हाँ। तो जब नुपुर डूसू प्रेसिडेंट बनी तो आप आर्ट फैकल्टी तो गए ही हैं। हाँ। विवेकानंद जी का वो आदम का जो हमारा वो है, वहां जब एक दिन मैं और मेरे साथी बैठे थे तो एक पत्रक मेरे हाथ में आया। उसमें लिखा था कि लोकतंत्र, लाल फीताशाही, तानाशाही पर एक जो है चर्चा है। और उस चर्चा के मुख्य वक्ता थे प्रोफेसर SAR गिलानी। गिलानी साहब। गिलानी। अब वो गिलानी जो टेक्निकल आधार पर पार्लियामेंट अटैक के केस में छूटा हुआ हो, जो लोकतंत्र के मंदिर पर हमला करने वाला हो, लोकतंत्र पर बोलने का अधिकारी है क्या? तो उस समय भी बस्ती के और बानपुर के इस लाल ने गिलानी को खींच के 2 थप्पड़ मारा था। अभी कुछ दिनों पहले की घटना है, नुपुर ने मुझे एक जो है इंस्टाग्राम का वीडियो भेजा और बोला पुराने दिन। तो मैंने कहा वाह, यही तो दिन थे। हमने गिलानी को जैसे 2 थप्पड़ मारा तो गिलानी ने कहा यही कर सकते हो। तो मैंने गिलानी को जवाब दिया कि गिलानी साहब, मजबूरी है हमारी कि हम सिर्फ इतने तक रुक गए हैं, नहीं तो आपने जो किया है उसका बदला तो उसी तरीके से ही लेना चाहिए। लेकिन हम मजबूर हैं, हम उस संस्कार से पलित हैं कि हम किसी की बहू बेटी का रेप नहीं करवाते हैं। हम अपना विरोध करेंगे, आपको थप्पड़ मार के करेंगे। और किया। दूसरी घटना दिल्ली विश्वविद्यालय में वीरेश भैया, यूपीए सरकार के दौरान BA पास कोर्स फर्स्ट ईयर में एक जो है किताब पढ़ाई जाती थी। वो किताब जिस कॉन्सेप्ट का हिस्सा थी वो कॉन्सेप्ट था क्रिटिकल स्टडी ऑफ रिलीजन। तो उसमें वो जो है रामायण के अलग अलग पार्टों पर, अलग अलग, जैसे कंद रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, तुलसीदास कृत रामायण है, ऐसे अनेकों रामायण हैं, उनमें से रामायण पर वो चर्चा करते थे। आपको बताऊं, देश के सबसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में, और पुस्तक को कंपाइल किया था उस समय की प्रधानमंत्री की बेटी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और उस किताब में क्या लिखा था, बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा था? ये पढ़ाया जाता था कि सीता रावण की बेटी थी। ये पढ़ाया जाता था सीता और रावण के बीच अनैतिक संबंध थे। ये पढ़ाया जाता था सीता और लक्ष्मण जी के बीच अनैतिक संबंध थे। ये पढ़ाया जाता था कि युद्ध राम और रावण के बीच नहीं हुआ, सीता और लक्ष्मण और राम के बीच हुआ। यह पढ़ाया जाता था कि हनुमान जी एक छोटे से छुटभैये बंदर थे जिनका काम था लोगों को उनके बेडरूम में प्राइवेट टाइम बिताता हुआ देखना। यह किताब पढ़ाई जाती थी। और इस किताब के
खिलाफ आवाज बुलंद करने वाली आवाज ये जो थी, वो हमारे उस समय के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल जी थे, हमारे संगठन मंत्री थे राकेश शर्मा जी, और हम सब लोगों ने जा करके हिस्ट्री डिपार्टमेंट के HOD से विनती किया, अनुनय किया कि साहब ये किताब पढ़ा रहे हो, ये भारत है, ये सच्चाई नहीं, आपको सच्चाई पढ़ाना तो वाल्मीकि कृत रामायण पढ़ाइए। तो उन्होंने कहा, उनका नाम था जलालुद्दीन अहरुद्दीन हैदर जाफरी, ZZGAH जाफरी, और इतनी दाढ़ी रखते थे। तो जब साहब उन्होंने कहा कि राम तुम्हारा बाप था, तो हम लोग उग्र रूप दिखाए और उनको बता दिए कि हम, राम जी तो हमारे बाप थे, उनके साथ साथ हनुमान जी भी हमारे आराध्य हैं, और हमने हनुमान जी के गदा का प्रयोग बढ़िया से किया और पूरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट तोड़ फोड़ करके फेंक दिया। उसके बाद जेल जाना पड़ा, जेल गए, लेकिन जेल जाते भी थोड़ा गम नहीं। और मैं आपको बताऊं, इस बस्ती की मिट्टी, इस बानपुर की मिट्टी ने मुझे जो ताकत दिया, जो संकल्प शक्ति दिया, जो आत्मबल दिया, उसके कारण दिल्ली में बानपुर के इस लड़के ने कुछ हस्ताक्षर ऐसे किए हैं जो आज मिट नहीं सकते। आप जाएंगे, मॉरिस नगर थाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लगा हुआ, उसके ठीक सामने एक गली है, उसका नाम है क्रिश्चियन कॉलोनी। क्रिश्चियन कॉलोनी में विद्यार्थी परिषद और संघ कार्यालय के सामने एक जगह है जहां पे हम रातों रात शंकर जी प्रकट हुए थे, और आज भी उस जमीन पर इतना बड़ा ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है कि यह जमीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है, यहाँ पर कोई भी निर्माण नहीं कर सकता। वह हस्ताक्षर बानपुर में पैदा हुए, बानपुर का अन्न जल वायु ग्रहित करके बड़ा हुए इस बालक के कारण। जहाँ क्रिश्चियन कॉलोनी में, जहाँ फोटो स्टेट वगैरह, जहाँ फोटो स्टेट की दुकानें हैं, जहाँ बहुत सारे छात्र रहते हैं, हाँ। सिविल्स की तैयारी करने वाले रहते हैं, तो वो क्षेत्र अपना 10 दिन मैं भी रहा। अरे वाह तो इसीलिए हमारे और आपके बीच की इतनी प्रगाढ़ता है वहां से चली आ रही है। ऐसे बहुत सारे वीरेश भैया सुनील बंसल जी के साथ आप वहाँ विद्यार्थी परिषद में रहे। हाँ। कोई ऐसी घटना, जनता सुनील बंसल को बहुत सुनना चाहती है, यूपी की जनता कैसे, वो तो हमने जब वो VP हाउस में थे तब भी मैंने देखा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा उनका, वो भी देखा मैंने। हम लोग वीरेश भैया इसके साक्षी हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है। अच्छा। चुनाव जीतने की जो कला सुनील बंसल जी के पास है, मेहनत, और मेहनत को सही डायरेक्शन में करके कैसे नामुमकिन को ही मुमकिन किया जाता है, इसके जादूगर का नाम सुनील बंसल जी है। सुनील जी जब क्षेत्रीय संगठन मंत्री बनकर आए, उससे पहले विद्यार्थी परिषद लगातार चुनाव हार रहा था। बंसल जी की ही रणनीति, बंसल जी का ही मेहनत, बंसल जी का ही मार्गदर्शन कि 2008 में ABVP ने 1 सीट जीती, नुपुर शर्मा की। 2009 में ABVP ने 3 सीटें जीती या 4 सीटें जीती, उसके 3 सीटें जीती 10 से। मतलब जो पहिया थोड़ा सा रुक गया था या थोड़ा सा वो उसमें कुछ कीचड़ उचड़ लग गया था, उसको साफ करके चुनावी मशीन को फिर से जिंदा करके, आप वो दौर याद रखिए करिए कि विश्वविद्यालय के चुनाव में NSUI वो सारे कर्म करती थी, सारे गुंडागर्दी, धन बल का प्रयोग, प्रशासन का प्रयोग। उस अवस्था में आपको बताऊं, जब नुपुर चुनाव लड़ रही थी तो नुपुर के चुनाव में जो कैंडिडेट थी नुपुर शर्मा के खिलाफ, उसका नाम था सोनिया सापरा। और वो सीधा कहां से आई थी? वो सीधा राहुल गांधी के पास से आई थी। राहुल गांधी जी का संदेश था कि सोनिया सापरा को जिता के ले आना है। नदीम भाई अभी है, नदीम भाई से पूछिएगा, जौनपुर वाला नदीम भाई। और जौनपुर के नदीम भाई पे बस्ती का बानपुर का ये लड़का भारी पड़ा था, NSUI प्रेसिडेंट। उस समय हमने कहा था सोनिया को भेज दो तार, सोनिया की हो गई हार। और हमने सोनिया को, राहुल को, NSUI को, उस समय की जेनजी ने जो रिजेक्ट किया था, आज तक की जेनजी राहुल गांधी को रिजेक्ट किए हुए हैं। राहुल गांधी को जेनजी
रिजेक्टेड माल मानता है, उसका भी राहुल गांधी रिजेक्टेड माल है। और उस राहुल गांधी को हम लोग 2008 से हराते हुए आ रहे हैं। इसका एक जादूगरी कला, इसका जो श्रेय जाता है वो बंसल जी को जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में उनके साथ काम करके उनसे बहुत कुछ सीखने का हम लोग को मौका मिला। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि बंसल जी को जब से भाजपा की जिम्मेदारी मिली है, तब से तो वो जिस प्रांत में गए हैं उस प्रांत में विजय ही विजय मिली है। तो वो जो ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रह के जो हम लोग को सीखने का अवसर मिला, उसके कारण से हम लोग भी थोड़ा बहुत कुछ कर ले जाते हैं। यही है व्यक्ति निर्माण, यही है संघ का मूल काम। बंसल जी ने आप अपने जैसे कितने लोगों को ट्रेंड किया ना, तो यही तो है संघ का मूल काम, व्यक्ति निर्माण। अगर हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो चुनाव में बढ़िया काम करेंगे, अगर हम समाज का काम करने आएंगे तो समाज का बढ़िया काम करेंगे, अगर हम व्यापार करने जाएंगे उसमें भी राष्ट्रीय भाव के साथ व्यापार करेंगे। ये है संघ। तो चला जाए, चला जाए, यहाँ से चला जाए, बैठा जाए, थोड़ा गाड़ियों में भी बैठ के सफर किया जाए आपके। आइए भाई, भाई संघ के साथ साथ लैंड क्रूजर का भी तो वास्ता हो। लैंड क्रूजर का वास्ता मैं आपको बता देता हूं कि मेरा एक पॉडकास्ट है वीरेश भैया। आप दिल्ली आएंगे तो मेरे पास एक छोटी सी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, टाटा निक्सन। उसी में आपका ये भाई चलता है। ये सब कुछ भी है, ये जो कुछ भी है, ये सब कुछ समाज का है। ये सब कुछ मेरे जो कमाए हुए धन है। ऐसे हमारे यहाँ कहावत है, अगर मेरी दादी होती अगर यहाँ प्रत्यक्ष रूप से, तो मुझे 2-4 थप्पड़ मारती। अच्छा। वो कहती कि अपने बहनोई के सामान का उपयोग कर रहे हो तुम। तो ये सब बहनोई के दोस्तों की कमाई धमाई है। अपना तो कुछ नहीं है। अपना तो तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूँ मातृभूमि, मैं तुझे कुछ और भी दूं। जो मेरे पास है सब कुछ इस समाज को दे दिया है। बानपुर से निकलकर बस्ती तक चलिए, आइए उधर बैठिए। आइए वीरेश भैया, आपको दिखाता हूं मैं हमारे गांव की लहलहाती खेती। और मैं कई बार कहता हूं कि मैं मूल रूप से किसान हूं। और ये देखिए, अरे चप्पल तो पहन लीजिए भाई। चप्पल तो मैं आपको पता नहीं है, पिछले 6-8 महीने में मैं अयोध्या एयरपोर्ट पे उतरता हूँ तो अयोध्या से ही मैं चप्पल जूता निकाल देता हूँ। पहले राम जी की जन्मभूमि मिलती है, बाद में मेरी जन्मभूमि मिलती है। इसलिए बस्ती और अयोध्या जी में मुझे चप्पल और जूता पहने आप नहीं देखेंगे। एयरपोर्ट के पास जब उतरूंगा तब जूता चप्पल पहनूंगा। अच्छा जी। हाँ, ये मेरा संकल्प है। ये मैंने ये चीज सीखा है इमरान खान से। इमरान खान से। इमरान खान जब वो वहां जाता है मक्का मदीना, तब वो चप्पल नहीं पहनता है। वो कहता है ये मेरी पाक भूमि है। हमारी पाक भूमि हमारी जन्मभूमि है। हमारी पाक भूमि हमारी जो है वो मातृभूमि है। इसलिए मैं ना अपने मातृभूमि में ना अपने आराध्य की जन्मभूमि में मातृभूमि में चप्पल जूते नहीं पहनता। इमरान खान से प्रभावित किया। संघ ने यही तो सिखाया, जहां जो कुछ अच्छा मिले ले लो। जहां जो कुछ भी अच्छा मिले, राष्ट्र का मिले, समाज का मिले, व्यवस्था का मिले, सीखो। और सीख करके जहां भी अच्छा है उससे ग्रहण करना चाहिए। तो कहीं चप्पल नहीं, जूता कहीं नहीं? चप्पल जूता नहीं। अच्छा जी। हाँ, बस्ती और अयोध्या जी में नहीं मिलेगा। मथुरा जाऊंगा तब भी नहीं मिलेगा। कालीन पे जो दिल्ली में चलते हैं और यहाँ गप से घुस जाता होगा तो कहते होंगे आई माई तो नहीं कहता हूँ, हे राम कह देता। आय राम कहा कहेंगे। लेकिन जो आनंद आता है, जो इस मिट्टी में नंगे पांव चलने का जो सुख है, वो आपको लुटियंस के उस कालीन में चलने पर सुख नहीं है। वो सुख यहाँ है। ये खेत है आपका? ये खेत है। ये देखिए, ये धान बोया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि मैं
गर्व से कह सकता हूँ हाँ। कि मैं किसान हूँ। मैं संघ के जो लोग हैं वो कितने ज़मीनी हैं मैं आपको बताता हूँ। इन्हीं खेतों में किसी ज़माने में मूंगफली बोया गया था और मैं मूंगफली के खेत में आ करके अपने परिवारजनों के साथ मूंगफली जब निकाली जाती थी तब रहता था, आलू निकाला जाता था तब रहता था। आज भी मुझे गन्ना बोने आता है, आज भी मुझे आलू कैसे बोया जाता है ये पता है, सब्जियां कैसे उगती हैं, धान कैसे बैठाया जाता है वो आता है, गेहूं कैसे बोया जाता है वो आता है। अच्छा ये बताइए, अभी आप कह रहे थे कि कुछ गांव में यादव, दलित, ये बस्ती कुछ बारे में कुछ बता रहे थे गाड़ी में आप? मैं आपको बता रहा हूँ जो कम्युनिस्टों ने, रोमिला थापर ने या ऐसी लेखकों ने हमारे समाज को बांटने का काम किया, क्योंकि वो जो हैं परकटी महिलाएं, वो जो परकटी महिलाएं वो पहले वुमेन एम्पावरमेंट का बात करते, हमारे हिंदू समाज के खिलाफ बात करते, सनातन सभ्यताओं के बारे में खिलाफत करते हैं, परंतु वो परकटी महिलाएं कभी गांव में नहीं आती हैं, कभी भी गांव में नहीं आती हैं। तो क्या होता है उसी प्रकार से मैंने अभी हाल ही में पूछा कि भाई ये जेनजी आंदोलन है, ये जेनजी आंदोलन में अर्बन कितने हैं, रूरल कितने हैं? रूरल भी भारत है ना। हाँ। उसी प्रकार से ये जो यहाँ आए, कभी रोमिला थापर गांव में नहीं गए। मैं रोमिला थापर को और वैसे उन प्रकार के जितने कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस हैं सबको चैलेंज करता हूँ, आप आओ मेरे गांव में। मेरा गांव, आप मेरे घर गए थे, मेरा घर ब्राह्मण टोला, ब्राह्मण टोला के बाद में जो कुलग्रहिया मिली थी आपको वो धोबी है। मेरे घर और एक पांडे जी के घर के बीच में 7 धोबियों का घर है, उसके बाद पांडे जी का घर है और पांडे जी के घर के बाद जो है वो दलित बस्ती शुरू होती है। अब आप कल्पना कीजिए कि आज से जब मैं मतलब आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब नल परंपरा में आ गया था। जैसे अब मोदी जी हर घर नल भेज रहे हैं, उस समय हर घर कल जो है नल का जो था वो धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उससे पहले तो लोगों को पानी का जो साधन था वो कुआं था। हाँ। अब आपको मैं बताऊं, मेरे घर को छोड़ दिया जाए तो इस पूरे टोले में किसी के घर में कुआं नहीं था। अच्छा। हाँ, तो ये धोबी समाज के लोग पानी कहाँ से भरते थे? ये जो है दलित समाज के लोग पानी कहाँ से भरते थे? तो धोबी समाज के और दलित समाज के लोग मेरे उसी कुएं से पानी भरते थे, उसी गगरे से। आजकल की जनता नहीं जानती होगी गगरा क्या है, जिसमें पानी वो कुएं में डाल करके खींच के निकाला जाता है, उसी गगरे से पानी भरा जाता है। ठाकुर का कुआं, वो बाभन का कुआं, बाभन का कुआं, ठाकुर का कुआं, ये सब किवेंदियां हैं। मैं मनोज झा को, आरजेडी के बड़े नेता हैं, उनको चैलेंज करता हूँ, आए मेरे गाँव में। मैं कहता हूं कोई बाभन का कुआं नहीं, कोई ठाकुर का कुआं नहीं। आपको देखना है सनातन संस्कृति को तो आइए मेरे बानपुर गांव, आइए मेरे बानपुर गांव में। मैं आपको अपने गांव में जजमानिया सिस्टम बताता हूं कि कैसे जजमानिया सिस्टम में मेरे गांव के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं। उदाहरण के लिए देता हूं मैं आपको, कुछ दिनों पहले 10 से 2-3 साल पहले मेरे भाई की शादी थी, तो शादी में थोड़ा समय लग रहा था, तो मैं अपने बहनोई जीडी को बोला कि भाई जीडी शादी में क्यों लेट हो रहा है? तो जीडी ने कहा भैया अभी आपके गांव की वो धोबन नहीं आई है। तो मतलब धोबन का क्या लेना देना है यार इसमें? तो बोला जब तक वो धोबन अपने सिंदूर, मांग के सिंदूर से दान नहीं देगी कि हाँ ये ले प्रवीण बाबू ये के अपने मेहरारूक लगाए दे, तब तक शादी नहीं हो सकती। आए रोमिला थापर नकली इतिहासकार, खुला चैलेंज है, आओ मेरे गांव में देखो। इन लोगों ने भारत को छिन्न भिन्न करने का काम किया है और इसी मार्ग पर एक 56 साल का बुढ़ा नौजवान राहुल गांधी भारत को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहा है। जब तक के संघ का एक भी सेवक मेरे जैसा है तब तक उनके पुश्तैनी परंपरा से लेकर के उनके आज के आकाओं तक को खुला चैलेंज है कि भारत को छिन्न भिन्न नहीं कर सकेंगे। मोदी जी तो दूर की बात है, मोहन भागवत जी तो दूर की बात है, पहले हम जैसे छोटे सेवकों से तो निपट लें। अभी आपको बता रहा हूँ, बस्ती में 29 अगस्त को 50,000 युवा जेन जी जो है वो एकत्रित हो रहे हैं
और वो एकत्रित होकर क्या कर रहे हैं, वो जो है एकत्रित होकर के अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं कि साहब जिस काम को कांग्रेस ने निरंतर रोकने का काम किया, उस वंदे मातरम अधिनियम बिल को आपने पारित करके माँ भारती को और माँ भारती के लालों को अनुग्रहित किया है। इसलिए बस्ती की 50,000 जैनजी, बस्ती की 50,000 जैनजी 29 अगस्त को एक जगह एकत्रित होकर के वंदे मातरम का गान करेगी और अपने देश के यशस्वी और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को संदेश देगी कि देश की ओरिजिनल जैनजी, देश की संस्कारिक जैनजी, देश के साथ चलने वाली जैनजी मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के साथ, देश में नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ खड़ी है और अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के लिए वो जय जयकार कर रही है, धन्यवाद दे रही है। भारत माता को के इन दोनों वीर पुत्रों को जय जयकार करके धन्यवाद कर दे रही है कि आपने वंदे मातरम बिल पास किया। ये है बस्ती की धरती। आपको बस्ती की धरती का और एक इतिहास बता दूं। बस्ती की धरती वो धरती है जिस धरती ने राम जी को भगवान राम बनाया, जिस धरती ने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया, भगवान राम के गुरु की धरती, यह वशिष्ठ नगरी। अच्छा है। ये बताओ भैया, हाँ। ये सब तो बात हम देख ही लिए। हाँ। अगर दिल्ली से चल के बानपुर आए हो आप, हाँ। अब बस्ती में हाँ। समाज सेवा कर रहे हो, हाँ। तो कुछ लड़ने उड़ने का भी तो मन होगा, विधायक सांसद बन के, माननीय बन के कुछ करने का भी तो मन होगा। आपको एक बात बता दूं, पूत के पांव पालने में नजर आते हैं, इसी गांव से कहावत है। तो मैं तो शुरू से ही राजनीतिक क्षेत्र में काम किया हूं। जनता चाहेगी, जनता कहेगी, पार्टी तय करेगी, विचार परिवार कहेगा तो लड़ेंगे, जीतेंगे। विचार परिवार संघ परिवार कह देगा, संघ के अधिकारी कह देंगे नहीं भाई जाके समाज के बीच में ही काम करना, तो समाज के बीच में काम करेंगे। लेकिन अगर पार्टी का बड़ा शीर्ष नेतृत्व तो कहेगा कि नहीं, बस्ती में एक नया बदलाव लेकर के आया है हमारा एक लड़का, वो कहता है राजनीति का आध्यात्मिकीकरण होना चाहिए। मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, तो राजनीति का आध्यात्मिकीकरण होना चाहिए कि राजनीति में जिन्होंने मुझे चुना है वो मेरे लिए देवतुल्य हैं, उनकी सेवा करना मेरे ईश्वर की सेवा करने के बराबर है। इसीलिए मैंने कहा दरिद्र देवो भव। विवेकानंद जी की वो पंक्ति को मैंने पढ़ा है और अब उसको जीने का काम कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ के सांसद हरीश द्विवेदी, पूर्व सांसद, आपके पुराने बड़े भाई, क्या है, कैसे हार गए चुनाव भाई? बड़े भाई कभी पुराने नहीं होते, बड़े भाई तो बड़े भाई होते हैं। हरीश जी और मेरा जो संबंध है, बड़े भाई छोटे भाई वाला है, उससे ज़्यादा मित्रवत है, पारिवारिक है। हम आप तो गवाह हैं, हम दोनों ने दिल्ली में क्या क्या किया है। तो जो है वीरेश जी, निश्चित तौर पर जनता ने जो, जनता ही जनार्दन है, जनता का जो निर्णय था उस निर्णय को हम सिरोधार्य करते हैं। हो सकता है हरीश जी का कुछ कमियां रह गई होंगी, हरीश जी से सेवा करने में कुछ भूल चूक हो गई होगी, इसके कारण से बस्ती की जनता ने थोड़ा सा कम आंकड़ों से उनको हरा दिया। लेकिन अब बस्ती में हरीश जी भी मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, दोनों का एक ही संकल्प है कि बस्ती की पांचों विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को जितवा करके पूरे इस बस्ती जिले में भगवा लहराने का निर्णय है। इसीलिए हम दोनों भाई कंधे से कंधा मिला करके एक दूसरे के साथ मजबूती से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और मैं आपको आज बता दे रहा हूं, परिणाम पांचों की पांचों सीटें जीत करके लाने की ये दोनों छोटे भाई बड़े भाई की जोड़ी आपको करके दिखाएगी। अच्छा, बस्ती की राजनीति में बड़ा सिर फुटौल है आपस में भाजपा नेताओं के बीच में। देखिए, मैं तो उस दृष्टि से देखता ही नहीं हूँ वीरेश भैया। मैं तो देखता हूँ कि बस्ती के जो जिला अध्यक्ष हैं, यशस्वी जिला अध्यक्ष हमारे विवेकानंद मिश्रा जी, वो बहुत ही मतलब व्यवहारिक व्यक्ति हैं। समाज में सबको साथ लेके चलने का प्रयास करते हैं। उस दौरान कुछ लोग छूट हो जाते होंगे तो ऐसा भी है। सिर्फ फुटौल की वजह से ही लोकसभा में हार हुई, विधानसभा में सारी सीटें आप लोग हार गए, एक हरैया छोड़ के। इन सब बातों को छोड़िए ना,
पहल करे हम ही चलो लाएं कुछ बदलाव, बिना किए उपचार के कब भरता घाव। हो सकता है कुछ घाव होगा, उसका उपचार करने के लिए मैं आ गया हूं, मैं उपचार करूंगा। मैं आपको 3 महीने के अंदर पूरी बस्ती को यूनाइटेड बस्ती बीजेपी बना के दिखाऊंगा आपको। पूरी बस्ती पूरे। हरीश जी का आशीर्वाद रहता है ना आप पे? हरीश जी मेरे भाई हैं, वो क्या आशीर्वाद देंगे? भाई भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है। हम हरीश जी को जहां मेरी जरूरत है वहां मैं खड़ा हूं, जहां मुझे जरूरत होगी हरीश जी खड़े मिलेंगे। हाँ, आप कहिए तो आज ही हम दोनों से एक साथ मिलकर के तिरंगा यात्रा करके दिखा देंगे आपको। ये कुछ लोग हैं विपक्षी दल जो ये प्रयास करते हैं कि आप देखे होंगे जब गांव में किसी घर में बहुत ज्यादा यूनिटी होती है तो अड़ोस पड़ोस के लोग उस यूनिटी से जलते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके घर में झगड़ा हो, लड़ाई हो, आपस में मतभेद बने। और ये लोगों की जो सफलता है वो यूनिटी के कारण है, एकता के कारण है, उस एकता में खलल पैदा करें। ऐसे कुछ लोग बस्ती में भी होंगे जो हमारी पार्टी की परफॉर्मेंस को देख करके खुश नहीं होंगे, जो हमारी पार्टी के विकास को देख करके खुश नहीं होंगे, जो हमारी पार्टी के नेताओं के आपसी प्रेम को देख करके खुश नहीं होंगे। इसलिए वो लोग ऐसे ही भ्रम फैलाते रहते हैं। अभी मैं हरीश जी को फोन करूंगा, कहाँ हो, चलो आइए हम दोनों लोग बैठ करके चाय पीते हैं, चाय पीते मिल जाएंगे आपको। हाँ, ये रिश्ता है मेरी तरफ से, उनकी तरफ से आप उनसे पूछिएगा। उनकी तरफ से है? हाँ, लेकिन उनकी तरफ से भी मैं कह सकता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही भाव उनके हैं। हाँ, तो इस बार चुनाव लड़ेंगे ना आप? पार्टी कहेगी तो लड़ूंगा। हाँ। सीना ठोक के कह रहा हूँ लड़ूंगा। हरीश जी से तो पूछना पड़ेगा ना आपको। पार्टी में हरीश जी भी भाई है, भाई तो कंधे से कंधा मिला के चलेगा ना। सीनियर नेता है वो। सीनियर नेता है, कंधा से कंधा मिला। हम दोनों का रिश्ता भाई का रिश्ता है, नेतागिरी बाद में हमारी। हम दोनों भाई हैं एक दूसरे के। और पार्टी तय कर देगी तो हरीश जी को भी आना पड़ेगा, हरीश जी को ही कहना पड़ेगा अरे यार पार्टी करिए, तुम लड़ो। मैं कहूंगा मैं नहीं लड़ूंगा, फिर कहेंगे अरे हाथ पांव जोड़ रहा हूँ यार लड़ो। तो ये पार्टी की व्यवस्था है, पार्टी जिसको भेजेगी। भारतीय जनता पार्टी संस्कार वालों की पार्टी है। आप यही देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के टुकड़े नहीं हुए हैं। कांग्रेस के, सपा के, बसपा के, सबके टुकड़े हो गए, भाजपा के टुकड़े नहीं हुए। इसलिए क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं को संस्कार संघ से मिलता है। अच्छा, एक विधायक हैं, इकलौते विधायक हैं, अजय सिंह हरैया, कैसे संबंध है? बहुत अच्छे संबंध है, भाई है मेरे वो भी। अच्छा, एकदम भाई हैं। हाँ, हरीश जी से ज्यादा भाई हैं। और बोलता दूं, और हाँ, गले मिलने वाला संबंध है। रात को 12 बजे भी अजय जी को फोन करूंगा कि आपके घर खाना खाने आ रहा हूँ, एकदम से बढ़िया, जैसे ब्राह्मण भोज होता है वैसे ब्राह्मण भोज कराएंगे। वो क्षत्रिय हैं, वो मेरा आदर सम्मान करते हैं, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। हाँ, ये देखिए ना। अच्छा, हाँ, एकदम भाई है। हाँ, मैं चाहता हूँ वो चुनाव लड़े दोबारा। हाँ, हाँ, और जीत के आएंगे, भारी मतों से जीत के आएंगे। बड़ा विरोध है उनका। किसने कहा विरोध है? जो उनसे जीत नहीं सकते हैं वही लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि भाजपा में उनका विरोध। कोई विरोध नहीं, भाजपा का विधायक है ना, काय का विरोध? हो सकता है मेरा व्यक्तिगत विरोध हो, ऊपर से एक फोन आएगा, मनीष तुम्हारा भाई है ना? हाँ साहब भाई है, जाके उसके लिए मार करना होगा मार करूंगा, किसी को उठा के पटकना होगा उठा के पटकूंगा। अजय सिंह के लिए? हाँ, 100% उठा पटक देंगे, पटक दूंगा उठा करके। अजय सिंह के लिए इतना खिला दिए हैं लगता है पंडित जी को। पंडित जी को खिलाने का नहीं, हाँ। पंडित भाव के भूखे हैं। हाँ। जिस प्रकार देवताओं को मैं क्या चढ़ा सकता हूँ, मैं क्या चढ़ा सकता हूँ? मतलब अजय सिंह कह देंगे तो उठा पटक देंगे। अजय सिंह कहेंगे कि ये मेरा दुश्मन है, मुझे परेशान कर रहा है भाई, और आप इसको पटक सकते हो तो मैं उठा पटकूंगा। हाँ, हर तरीके से, हर तरीके से, तन मन धन से। अच्छा, हाँ, जुगाड़ से भी, हर प्रकार से, सोर्स से भी, हर प्रकार से कह दिया ना, हर प्रकार से, अप्रोच से, हर प्रकार से। अरे राम राम, हर प्रकार से मदद करूंगा, ठोक के मदद करूंगा। अच्छा, हाँ, लड़ाएंगे। मैं लड़ाने वाला कौन हूँ? लड़ाने वाला ईश्वर है, लड़ाने वाली पार्टी है। अकेले विधायक कैसे जीत गए वो? बाकी सब हार गए। जनाधार था इसलिए जीते। हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। जनता का निर्णय सर्वोच्च निर्णय होता है। हाँ। कि साहब यदि जो है जनता ने तय कर दिया कि ये जीत गए हैं तो निश्चित तौर पर जनता के प्रमाण है ना, जनता ने उनको प्रमाणित किया, इसका मतलब अच्छा काम किए होंगे तभी तो उनको जिताया जनता ने। हम 4 सीटें हारे, कुछ अंतर से हार गए। ऐसा नहीं कह सकते कि दयाराम जी ने काम नहीं किया था, दयाराम जी ने भी काम किया था, अच्छा काम किया था, भाग्य में उस समय जीत नहीं, लेकिन वो जीत गए। हाँ। तो अगर अजय सिंह इतना अच्छा काम कर रहे थे, हाँ, और पार्टी के लिए इतना संतोषप्रद थे, तो ये राजकिशोर
भारी भरकम नेता कहां से आ गए समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी से आए हैं राजकिशोर सिंह जी। राजकिशोर सिंह जी का जो है मन परिवर्तित हुआ कि नहीं नहीं भाई, सपा में बहुत बहुत मुसलमान चल रहा है। सपा देश के पक्ष वाली पार्टी नहीं है। सपा सभी समाज को साथ लेकर के चलने वाली पार्टी नहीं है। सपा एक परिवार की पार्टी है। राजकिशोर जी को अपमानित किया, राजकिशोर जी का दम घुटा, उन्होंने ढूंढा कि कौन सा घर अच्छा है, तो देखिए यार सबसे अच्छा घर तो ये कमल का फूल वाला है। आ गए, वो भी मेहनत कर रहे हैं। वो भी पार्टी सोचेगी कि भाई राजकिशोर जी को टिकट देने से चुनाव जीत सकते हैं, तो राजकिशोर जी को भी कहीं उपयोग किया जाएगा। हो सकता है पार्टी कहे कि राजकिशोर जी को चुनाव लड़ा करके उनका उपयोग नहीं हो सकता, उनका उपयोग चुनाव लड़वाने में हो सकता है, तो राजकिशोर जी चुनाव लड़वाएंगे। हरैया से पार्टी बना दे उम्मीदवार तो किनको? राजकिशोर को। राजकिशोर जी को पार्टी हरैया से उम्मीदवार बनाएगी तो हम हरैया में उनका सपोर्ट करेंगे। तो फिर आपके अजय भैया का क्या? अजय भैया तब चुनाव लड़वाएंगे। यही तो संस्कार है, यही तो अंतर है संघ मतलब भारतीय जनता पार्टी और सपा के नेताओं में। तो राजकिशोर इतने बड़े नेता थे कि उनको मंगाया गया, आयात किया गया कि भैया बुलाओ, ये इतने ताकतवर नेता हैं कि उनके बगैर ठाकुर नेता, यहाँ ठाकुर वोट ही नहीं दे रहे हैं। मैं ये गलत फहमी है आपकी। हाँ। भारतीय जनता पार्टी किसी को बुलाने नहीं जाती है। वो कोई आता है, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं है, और किसी को जा करके चिरौजी करके मन्नत करके लाने वाली भी पार्टी नहीं है। हाँ, वो उनका मन किया, उनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा पार्टी है जो देश और समाज को और उत्तर प्रदेश को तो आगे आपकी बढ़ा पार्टी को भी तो लगा होगा कि इनके बगैर काम नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। मजबूत नेता मानते हैं आप जब उनको? आए तो फिर हम तो हारे ही ना, उसके बाद से हारे कि नहीं हारे? आए तो हम हारे ना, हाँ, हारे कि नहीं हारे? हाँ, हो सकता है उस समय की परिस्थितियां ऐसी हों कि हम सब ने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद वो परिणाम में सब लोग नहीं। अब आप ये देखो, इसको एक फुटबॉल मैच की तरह देखिए वीरेश भैया, कि फुटबॉल में दो टीमें हैं, दोनों ही टीमें गोल करना चाहती हैं। उस गोल करने में अजय सिंह भी एक हमारे खिलाड़ी हैं, हरीश जी भी हमारे खिलाड़ी, हाँ, राजकिशोर जी भी हमारे खिलाड़ी, और भी हमारे यहाँ के तमाम खिलाड़ियों ने मिल कर करके वहाँ पे जो है वो किया, मैच खेला। और मैच में हो सकता है कुछ कमियां रह गई जिसके कारण से हम हार गए। वो तो राजकिशोर जी ने भी मेहनत किया ना। जब राजकिशोर जी ने मेहनत किया तो राजकिशोर जी के मेहनत करने के बाद भी जो है हम लोकसभा नहीं जीत पाए। तो हम ये कह देंगे कि क्या अजय जी ने मेहनत नहीं किया, राजकिशोर जी ने मेहनत नहीं किया, हरीश जी ने खुद के चुनाव में मेहनत नहीं किया? परिस्थिति होती है, सबकी उपयोगिता है। राजकिशोर जी को अगर पार्टी चुनाव लड़वाना चाहेगी, अगर पार्टी को लगेगा कि वो चुनाव जीत सकते हैं तो उनको कहीं से चुनाव लड़ाएगी। अगर पार्टी को लगेगा कि अजय सिंह चुनाव जीत सकते हैं तो पार्टी अजय सिंह को चुनाव लड़ाएगी। कहा जाता है कि यहाँ की राजनीति में हरीश द्विवेदी को हराने के लिए भाजपा के लोगों ने ही काम किया। मैं आपको एक बात बता दूं, ये संस्कार वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई किसी को हराने का काम नहीं करता है। ये फैलाया हुआ भ्रमजाल है। निश्चित तौर पर मैं सत्य बोलने वाला व्यक्ति हूँ, कुछ कमियां रहीं जिसके कारण हम चुनाव हारे। हम उस कमियों पर आत्मावलोकन किए, आत्ममंथन किए। आत्ममंथन करने के बाद ये अभी कुछ दिनों पहले ही हरीश जी ने कहा कि मुझसे कुछ गलती हुई होगी, तब थोड़ा नेटवर्क कम था, अब नेटवर्क बड़ा हो गया है। सारा नेटवर्क का प्रयोग करके हम लोग जो है चुनाव लड़ेंगे और पांचों की पांचों सीटें जीतेंगे। वही बात मैं भी कह रहा हूँ, कुछ कमियां रह गई होंगी। तब मैं दिल्ली था, उनके चुनाव में 2-4 दिन के लिए आया था। अब तो मैं परमानेंट यहाँ हूँ, तो मेरा भी तो ऊर्जा कुछ लगेगा। वीरेश भैया, हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। राजकिशोर जी भी भाई हैं और अजय सिंह जी भी भाई हैं। राम प्रसाद चौधरी? राम प्रसाद चौधरी निश्चित तौर पर प्रतिद्वंदी हैं। हाँ, तो प्रतिद्वंदी के साथ व्यक्तिगत रिश्ते हो सकते हैं। कुर्मियों के बहुत बड़े नेता हैं। यही तो कमी है, कुर्मियों के नेता हैं, सनातनी नेता नहीं है। इसलिए अब इस बार उनको रिजेक्ट करना है। इस बार उनको बस्ती की जनता आशीर्वाद नहीं देगी। बस्ती को जीतना है तो केवल कुर्मियों के वोट से थोड़ी जीत सकते हैं। बस्ती की जनता का दिल जीतिए। आपको मैं अभी मिलाता हूं, चलिए। मेरी कम से कम 300 कुर्मी बहनें हैं जो कहेंगी कि ये मनीष मिश्रा मेरा भाई मेरे चरणों में अपना पांव मेरे चरणों में अपना सर रखता है।
मैंने बस्ती में तय किया है कि जाति पाति की राजनीति को ख़त्म करना है। मैं जब 10वीं में था तो एक कविता लिखा था, जाति पाति का सर्प विषैला, जाति पाति का सर्प विषैला, नेता देखो पाल लिया है, निर्धन निर्धन को लड़वा कर सिंहासन पर मौज किया है। नेता मतलब वो कौन सा नेता? जो कांग्रेस के 50 साल के कुकर्मों से जन्मे हुए नेता हैं। 14 के बाद अच्छे नेताओं का जन्म होना शुरू हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 282 आई, 285 गई, 302 पहुंची और कुछ कमियां रहीं, फिर से सनातन जाति पाति में बट गया। एक जो है वर्णशंकर, एक वर्णशंकर ने एक ऐसा षड्यंत्र जाल रचा जिसके कारण सनातन कुछ हद तक। वर्णशंकर क्या? वर्णशंकर आप रामायण पढ़े हैं? आप रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे तो उसमें आखिरी में कहा गया है जब पापों का अति हो जाता है तो क्या होता है। जब पाप अति हो जाते हैं तो वर्णशंकर पैदा होते। तो कौन वर्णशंकर? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दोनों वर्णशंकर हैं। पूछिए कैसे? राहुल गांधी की दादी हिंदू थी, जो मुझे जानकारी है, हिंदू थी, कौल ब्राह्मण थी। उनकी शादी किससे हुई? पारसी से हुई। ठीक है, तो राजीव गांधी का धर्म क्या हुआ? पारसी हुआ। परंतु राजीव गांधी ने भारत में सत्ता हासिल करने के लिए अपने धर्म को छुपाए रखा। फिर क्या हुआ? राजीव गांधी ने एक विदेशी महिला एंटोनियो मैनियो से शादी किया। वो किस धर्म से आती थी? वो जो आती थी क्रिश्चियन। और क्रिश्चियन माँ और पारसी पिता से जन्म लेने वाला दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण राहुल गांधी। अब ये दत्तात्रेय गोत्र कहाँ से आया, सनातन कहाँ से आया और जो है वो ब्राह्मण कैसे हो गया? तो सावरकर जी की एक पंक्ति याद आती है कि वीर सावरकर जी ने कहा था, जिस दिन भारत का सनातनी हिंदू एकजुट हो जाएगा, ये फर्जी कांग्रेस पार्टी के नेता अपने कोट के ऊपर जनेऊ लेके पहन के घूमेंगे। राहुल गांधी वही करते हुए घूम रहा है। और राहुल गांधी हमारे सनातन के जो धर्म ग्रंथ हैं उसके अनुसार तो राहुल गांधी 100% वर्णशंकर है। और आप देखेंगे कि पिछले 2024 से मैं उनको वर्णशंकर कह रहा हूँ, उनके में हिम्मत नहीं हुई मेरी बात को काट सके। अच्छा, वीर सावरकर की बात आपने की, आपको कहा जाता है कि बस्ती के वीर सावरकर हैं, ऐसा है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ ब्रिजेश भैया, आपने तो देखा ही होगा मेरे घर में लुटियंस दिल्ली में कितना बड़ा सावरकर जी का विशाल काय पेंटिंग लगा हुआ है। मेरे जीवन के आदर्श हैं। गुरु हमारे गोलवालकर, आदर्श हमारे सावरकर। सावरकर मेरे आदर्श हैं। मैं जिस दिन सावरकर जी के चरणों के रज के बराबर भी हो जाऊंगा, मैं अपने आप को मानूंगा कि हाँ मैं सावरकरवादी हूँ। और मैं गर्व से कहता हूँ मैं सावरकरवादी हूँ। सावरकर जी ने क्या कहा, सावरकर जी ने क्या किया? सावरकर माने वीरता का परिचय, सावरकर माने ज्ञान का परिचय, सावरकर माने त्याग का परिचय, सावरकर माने तिलिस्म का परिचय, सावरकर का माने भारत के स्वाभिमान का परिचय। इतने सारे गुण एक स्वतंत्रता सेनानी में नहीं मिलेंगे। मैं ये कहता हूँ, भारत के स्वतंत्रता समर में जिसने एक कदम भी चलाया वह सभी पूजनीय हैं, लेकिन जिसने 2 जन्मों का कारावास पाया, जिसने अपनी डिग्री गंवाई, जिसने जो है जेल के यातना सहने के बाद जिसने माफी मांगी, ये तो कहते हैं। हाँ, इनके अनुसार हमने माफी मांगी, सावरकर जी ने माफी मांगी। आपको पता है जो है सावरकर जी से पहले हमारे नेहरू जी ने बॉन्ड भर के माफी मांगा हुआ है। पता है, पंजाब में नभा रियासत है, नभा रियासत में
घुसने के लिए परमिट की ज़रूरत पड़ती थी वीरेश भैया, और जो है नेहरू बिना परमिट लिए चले गए नाभा रियासत में। तो नाभा रियासत में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इनके जो पिताजी थे वो थे अंग्रेजों के वकील। तो सब जगह सिस्टम था, सिस्टम का प्रयोग किए और वाइसराय तक पहुंच गए। वाइसराय ने कहा हो जाएगा बेटा रिहा, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा तभी रिहा होगा जब वो बॉन्ड भरेगा कि मैं अंग्रेज सरकार से माफ़ी मांगता हूँ और ये वादा करता हूँ कि अगली बार जब भी मैं नाभा रियासत में आऊँगा तो परमिट लेकर के आऊँगा, नहीं तो मैं नहीं आऊँगा। अरे ये वर्णशंकर और इस वर्णशंकर का परिवार सावरकर के चरणों के रज के बराबर नहीं है। ये सावरकर जी को माफ़ी वीर बताएंगे? आप बताइए ना, जिसके पुरखों ने क्या क्या कर्म किए हैं, कभी तुलना नहीं हो सकती सावरकर जी की और नेहरू जी की। जी इसलिए क्योंकि नेहरू जी ने भी कुछ योगदान किया है, लेकिन योगदान से ज़्यादा उपभोग किया है। कितने स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोग प्रधानमंत्री बने, कितने स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोगों को भारत रत्न मिला, कितने स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लोगों के नाम पर एयरपोर्ट है, हॉस्पिटल है। बताए गांधी परिवार, क्या गांधी परिवार नेहरू परिवार की बपौती है भारत? और जो इनके खांचे में फिट नहीं हुआ, जो इनसे ज्यादा राष्ट्रवादी, जिसने इनसे ज्यादा त्याग किया, वह माफी वीर हो गया क्योंकि सरकार इनकी थी। इतिहास जो जीतता है, जिसका साम्राज्य होता है, वह लिखता है। इसीलिए इन्होंने अपने हिसाब का इतिहास लिखा। लेकिन सावरकर जी ने क्या लिखा था? मेरे नाम की ज्योति 50 साल तक जला के रखना, उसके बाद मैं स्वतः जागृत हो जाऊंगा। और ठीक 50 साल बाद अमित शाह जी का उदय हुआ, और अमित शाह जी के उदय के साथ मोदी जी का उदय पहले से हो चुका था। इन दो महान पुरुषों के उदय के साथ सावरकर जी की विचारधारा का उदय फिर से हो गया। आज देश में सावरकर जी को जानने वाले, सावरकर जी के मरने वाले, सावरकर जी पर अच्छी किताबें उपलब्ध हो गई हैं। सावरकर जी के बारे में सच्ची बातें अब बाहर निकल के आने लगी हैं, अंग्रेज़ों के म्यूजियम से भी निकल के आने लगी हैं। तो सावरकर जी इतने पुण्य आत्मा थे, इतने पुण्य भारत माँ के पुत्र थे कि उन्होंने जो कहा था वो 50 साल बाद जागृत फॉर्म में आ गया। आज देश में ऐसे लोगों की सरकार है जो सावरकर जी के समर्थक सरकार है, सावरकर जी का सम्मान करने वाली सरकार है। सावरकर जी के सम्मान का मतलब यह नहीं है कि हम गांधी जी का अपमान करते हैं। हमारे नज़रों में गांधी भी पूजनीय है, हमारे नज़रों में सावरकर जी भी पूजनीय है। आपने कभी नहीं देखा होगा भारतीय जनता पार्टी। आपने अभी अमित शाह जी का नाम लिया, अमित शाह जी से राजनीति में क्या सीखा आपने? अमित शाह जी से राजनीति में 3 चीज़ सीखा मैंने। एक, मेहनत, मेहनत की पराकाष्ठा करो, लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य हासिल करो, और लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक विश्राम नहीं। अरे बाप। हाँ, आप देखिए ना, जो वो चाहे लक्ष्य बनाए। भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाने का बना दिए। लक्ष्य बनाए भारतीय जनता पार्टी को आपको उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीट जिताने का, जिता दिए। लक्ष्य बनाए, प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, आशीर्वाद मिला, धारा 370 समाप्त कर दी। लक्ष्य बनाए कि जो है हमें असम में, बंगाल में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, सब जगह अपनी सरकार बनानी है। उन्होंने अपने टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कराया। उसके बाद नड्डा जी थोड़ा और बढ़ा दिए, नितिन नवीन जी और थोड़ा बढ़ाएंगे, बांकीपुर हरा दिए। देखिए बांकीपुर की हार जीत जो है, देखिए चुनाव में एक ये सब ना बताइए, एक चुनाव का हार। अमित शाह से तुलना ना कर दीजिए सबकी। नहीं, अमित शाह जी से तुलना नहीं कर रहा हूं मैं। अमित शाह जी तो की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। जनता भी हंसने लगेगी। अमित शाह जी की तुलना किसी से हो ही नहीं सकती। मैं आपको डंके की चोट पर कह रहा हूं। अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी न भूतो न भविष्यति थी, भविष्यति है, न भूतो न भविष्यति थी, है कि ऐसी जोड़ी
जो माँ भारती के प्रति इतनी समर्पित, अपने विचारधारा के प्रति समर्पित, अपने कार्यकर्ता के प्रति समर्पित। सरकारें तो पहले भी आई, पर किसी सरकार के मुखिया ने और पार्टी के अध्यक्ष ने कभी कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता नहीं कहा, देवतुल्य कार्यकर्ता नहीं कहा। तो चला जाए। चलिए आइए, ये हमारे गांव की नदी है। हाँ। ये देखिए ये कितना खूबसूरत गांव है मेरा। और ये देखिए ये तिजराहे वीर बाबा का एक स्थल है, बहुत फेमस यहाँ के बरम बाबा हैं। कौन टोलक लड़के हैं सब लोग? बहानपुर को हलवा मिला करके मैच हो रहा है। ये बताओ, तुम लोग को पता है ना कि मैं मैच के लिए क्रिकेट तुम लोग आ रहे हो? रोकने के लिए आ रहे हो तुम आओ, चलो। खुश रहो खुश रहो। क्या हाल चाल है? तुम यादव कैसे हो? तुम्हारा गाय ठीक चल रहा है? कितना लीटर दूध हो जाता है? 70-80 लीटर। अच्छा, तुम बॉलर हो कि बैट्समैन हो? ऑलराउंडर? हाँ, अच्छा। नमस्ते, क्या हाल चाल है? हाँ, थोड़ी देर के लिए थामूंगा। पहले जीडी जी को हाथ आजमा लेने दो, एक आजमा लो तुम। अरे उसको, एक कौन बॉलर है? मेरे खेलने नहीं आता, लगेगा चोट तो बता दे रहा हूँ। नहीं लगा। चलो चलो बाय। चलो बताओ कौन नाम बताओ, अपना नाम जल्दी जल्दी नाम बताओ। कहाँ से? छपिया से। तुम्हारा नाम? भानपुर का मुझे नहीं पहचान रहे? किसका बेटा है? ऐसा लाइन से खड़ा हो जाए, ऐसा लाइन से। हाँ। तेरा नाम क्या है? हाँ? राजू त्रिपाठी। किसके घर के हो? अरे तू तो हमारे मोहल्ले का, मेरे टोले का लड़का है ये। तुम्हारा नाम क्या है? किसके घर का है तुम? कचनी का है। कौन जीतेगा, बानपुर या कचनी? अरे ये कह रहा बानपुर नहीं जीतेगा। हाँ, राज बहादुर यादव। हाँ। कबरा जीतेगा कौन? हाँ, सुभाष तिवारी घर के हो तुम? तो इतना अच्छी हाइट है, क्यों नहीं बॉडी वॉडी बनाता है? हाँ, दूध नहीं क्यों नहीं पीता है? दूध पीता है। मैं अगली बार आऊँ तो मजबूत दिखना चाहिए। चलो ठीक है, तुम लोग को क्रिकेट का किट मिलेगा जल्दी, ठीक है? चलो बाय। वीरेश भैया, हाँ। मैं आपको जो है बानपुर का स्पेशल समोसा खिला रहा हूँ। अच्छा। हाँ। अरे छोड़ा, तू हटा। तू हटा, हम पुरान खिलाड़ी होई। तू आज आई ले यार। हाँ। 2-4 ठो टूटा फूट जाए तो का होई? नहीं, कुछ न फूटी। बड़ा एक्सपर्ट आदमी हुआ तू। वाह भाई वाह। वैसे भी छानने में मास्टर है। पूरा दिल्ली छान दिए हो भैया। इधर नॉर्थ ईस्ट भी छान रहे हो आप। अरे भैया आओ आओ, आइए लगाइए जरा, देखा जाए। लाइए लाइए, आप भी कर लीजिए। हाँ तो भैया। हाँ भैया, एकदम से। तो जब आते हो भैया समोसा खाते हो? समोसा खाता हूँ। ये पूरा, ये भी अपना ही मकान है। हाँ। और ये जो है, ये सब बच्चे अपने ही हैं। और ये देसी पेड़ा आ गया, कह रहे देसी पेड़ा। हाँ। लेकिन ये जो पेड़ा है, हाँ, वो मेरी बहनों के हाथ का बनाया हुआ पेड़ा नहीं है। राम जी का पेड़ा नहीं। वो ये राम जी का पेड़ा नहीं है। दुकान राम जी का है। ये हमारा किराएदार है राम जी, उनका दुकान है। बहुत बड़ा। हमारे तुम्हारे पिताजी कहाँ गए? घर पर गए। वाह। आजकल दुकान पे कम बैठता है, घर पे ज्यादा रहता है। माल बहुत कमा लिया है। मठरी कहाँ? मठरी हो? हाँ भाई, नमक पारा है? हाँ, नमक पारा खिलाओ बेटा। ले आओ यार, तो नहीं देखा यार। एक गिलास। बहुत मीठा है, बड़ा जबरदस्त। हाँ, आइए। जेडी भाई का मामला, जेडी भाई जो है बहनोई साहब बहुत प्यार से खिला रहे हैं। बहनोई के हाथ का खाना चाहिए। सुन भी डाल। कहो, वाह, तू भुला गेला हैं? तोहार ना हो मुनीलाल, हम जानत रहली मुनीलालवा हो। का हाल चाल है? ये हमारे भैया, हाँ, जो जजमानिया सिस्टम है, उस जजमानिया के सिस्टम के जीते जागते उदाहरण। हम पंडित ये नाऊ देख रहे भैया, ये है लड्डू। ऐसे लहराए पतोया खियावत पियावत नाइन बे। तोहार खाता नंबर बा?
खाता नंबर बा यही, इनका खाता नंबर ले लेना, 1000 रुपये हर महीना देना, ठीक है? तोरे खाता में 1000 हर महीना आ जाएगी। नए खाना खियावे, फल फूल दूध खाई के रहा और मजबूत बना, और ओकरे बाद लाठी लाठी मारा। तू बहुत मर ले हमारे भौजी के। हाँ, इनकी पत्नी मेरी भौजी लगती थी। हाँ। वो उसका नाम था पड़रहिया। वो पड़रहा गांव की थी, इसलिए पड़रहिया। मेरी बहनें मेरे लिए खाने पीने का चीज तक लेके चलती हैं। देखिए, भूजा लीजिए आप। अरे वाह, ये भूजा पसंद भी है आपको? मुझे बहुत पसंद है। महिलाएं ही मेरी ताकत है। ये सब मेरे समूह से जुड़ी हुई बहनें हैं। चलो, भारत माता की, भारत माता की, मेरी बहनों की, मेरी बहनों की, हाँ मेरी बहनों की। एक मिनट भाई, जरा रुको रुको, मैं अपने बहनों से यहाँ तो मिल लूं। अरे मेरी बहनों, कहाँ थी तुम लोग? जरा जल्दी शामिल हो। तो उनसे भी मिलने जाना है। जाऊं? जाऊं ना? जाऊं ना? हाथ उठा के जवाब दो, जाऊं ना? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मनीष मिश्रा की बहनों की, मनीष मिश्रा के बहनों की। तो भाई नेताजी, तिरंगा यात्रा और खासकर महिलाओं का ये प्यार क्या है ये सब? ये महिलाओं का, एक बहनों का अपने भाई के प्रति प्यार है, और भाई अपने बहनों से जितना प्यार करता है उतना ही मेरी बहनें अपने भाई से प्यार करती। पूछिए, भाई से कितना प्यार करती हो तुम लोग? हाँ, भाई तो भाई होता है, भाई तो भाई होता है, और उस पर भी मनीष भाई होता है। तो भाई, बहुत बहुत शुभकामना आपको, और बहुत बहुत आभार। हमारा धुरंधर मणिपुर से लेकर दिल्ली तक